जी, आज हमने जिस टॉपिक की बात करनी है दैट इज़ हेपेटोबिलियरी सिस्टम यानी लीवर, गॉल ब्लैडर और पैंक्रियाज़ आ जाते हैं इसमें। सबसे इम्पोर्टेंट तो लीवर ही है, सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं वो भी लीवर में ही आते हैं जैसे सिरोसिस है। इसके अलावा एक्यूट एंड क्रोनिक हेपेटाइटिस आ जाता है। एक्यूट एंड क्रोनिक हेपेटाइटिस के अलावा आपके पास जो है वो हेपेटोसेलुलर कार्सिनोमा आ जाता है, तो हेपेटोसेलुलर कार्सिनोमा की बात होगी। देन अगर गॉल ब्लैडर की बात करें तो गॉल ब्लैडर में या तो कोलीलिथियासिस हो सकता है यानी स्टोन फॉर्मेशन या कोलिसिस्टाइटिस हो सकता है गॉल ब्लैडर की इन्फ्लेमेशन। ठीक है। पैंक्रियाज में एक्यूट पैंक्रियाटाइटिस को देखेंगे तो स्टार्ट हम लोग करने लगे लीवर से और लीवर में भी सबसे पहले बात करेंगे सिरोसिस की। अब सिरोसिस के लिए ना आपने तीन चीजें याद रखनी है सिर्फ। सबसे पहले तो सिरोसिस कब होता है जब लीवर में जो सेल्स हैं जिनको हम हिपैटोसाइट्स कहते हैं उनकी इंजरी हो और इन्फ्लेमेशन स्टार्ट हो जाए। मतलब हिपैटोसाइट्स की इंजरी हुई, सेल इंजरी हुई और वहां पे इन्फ्लेमेशन स्टार्ट हो गई, तो ये फर्स्ट स्टेप होता है सिरोसिस में। दूसरा स्टेप क्या होता है कि रीजनरेशन। अब आपको पता है कि जब किसी सेल की इंजरी होती है, सेल डेथ होती है, तो वहाँ पे गैप क्रिएट हो जाता है। उस गैप को फिल करने के लिए अब दो काम हो सकते हैं। एक तो वो जो सेल्स वहां पे बच गए हैं, लाइक लीवर होता है ना, तो लीवर में कुछ सेल्स की डेथ हो गई, जो बाकी हिपैटोसाइट्स रह गए हैं वो क्या करेंगे, वो माइटोसिस करेंगे और वो माइटोसिस करके वो जो गैप है उसको फिल करेंगे यानी न्यू हिपैटोसाइट बनाएंगे। एक तो ये काम हो सकता है कि जो एडजेसेंट हिपैटोसाइट है वही माइटोसिस करें। दूसरा ये हो सकता है कि लीवर के पास कुछ स्टेम सेल्स होते हैं, वो स्टेम सेल क्या करें, वो स्टेम सेल्स नए हिपैटोसाइट बना दें। तो वो जो स्टेम सेल होते हैं ना वो कनाल ऑफ हेरिंग की वॉल्स में आपको मिलते हैं। अब ये कैसे आपको समझ आएगी इसके लिए मैं आपको एक पिक्चर दिखाती हूँ। ये देखिए, अब नॉर्मली क्या है कि ये आपकी हिपैटोसाइट्स हैं, ठीक है। हिपैटोसाइट्स क्या करते हैं, आपको पता है कि ये पोर्टल ट्राइड बनती है। पोर्टल ट्राइड में एक वेन होती है, एक आर्टरी होती है और एक बाइल डक्ट होती है। अब ये जो बाइल डक्ट है ना, ये इसके अंदर बाइल कहाँ से आ रहा है, बाइल इसके अंदर आ रहा है जो हिपैटोसाइट बना रहे हैं। हिपैटोसाइट इसमें सिक्रीट करते हैं और वो यहाँ पर आकर फिर बाइल डक्ट बन जाती है। अब ये जो हिपैटोसाइट है ना, आहिस्ता आहिस्ता जब ये इधर को जाएंगे यानी पोर्टल ट्राइड की तरफ जाएंगे तो ये लाइनिंग चेंज होना शुरू हो जाएगी। हिपैटोसाइट सबसे पहले क्या करेंगे कि कनाल ऑफ हेरिंग बनाएंगे और उसमें स्टेम सेल्स आएंगे। तो यहाँ पर पहले स्टेम सेल्स आते हैं, उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता डेक्ट्यूल की लाइनिंग बन जाती है। जो पोर्टल ट्राइड है, जो बाइल डक्ट है, उसकी लाइनिंग बन जाती है, ठीक है। तो कनाल ऑफ फिलिंग यहाँ पर बनती है यानी हिपैटोसाइट इसमें इस वाले सेल्स में कन्वर्ट होने से पहले यहाँ पर कुछ स्टेम सेल्स पड़े होते हैं। अब ये स्टेम सेल्स क्या करते हैं, इनका काम ये होता है कि अगर कहीं लीवर इंजरी हो गई है, सेल्स की डेथ हो गई है लीवर की, तो उस गैप को फिल करने के लिए वो जो सेल जिनकी डेथ हो गई है उनकी जगह पर नए सेल कहाँ से आएंगे, या तो ये जो हिपैटोसाइट रह गए ये खुद माइटोसिस करेंगे क्योंकि आपको पता है लीवर रीजनरेट कर सकता है। दूसरा ये जो यहाँ पर स्टेम सेल्स पड़े हुए हैं कनाल ऑफ फिलिंग में, ये स्टेम सेल्स क्या करेंगे, नए हिपैटोसाइट्स बनाएंगे। तो ये दो चीजें आपने याद रखनी है। तो पहला काम क्या हुआ, सेल इंजरी हुई, इन्फ्लेमेशन हुई। दूसरा स्टेप क्या हुआ कि रीजनरेशन हुई। अब रीजनरेशन में मैंने दो चीजें बताई हैं, एक तो जो एडजेसेंट हिपैटोसाइट है वो माइटोसिस करते हैं, दूसरा जो कनाल ऑफ हीरिंग है उसके स्टेम सेल्स बनाते हैं हिपैटोसाइट। अब तीसरा काम आप होगा, स्कारिंग हो जाएगी। अब आपको पता है कि जब नए सेल्स बन रहे होते हैं तो वहां पर थोड़ी बहुत फिब्रस टिश्यू भी आ जाता है और स्कारिंग भी होती है। तो जो स्कारिंग हो जाएगी ना वो फिब्रस टिश्यू की वजह से होगी। वो फिब्रस टिश्यू आएगा कहाँ से, कि कुछ वहां पे स्टीलेट सेल्स होते हैं लीवर में, वो स्टीलेट सेल्स क्या करते हैं, वो एक्टिवेट हो जाते हैं जब सेल्स की डेथ होती है ना। तो सिर्फ स्टेम सेल्स नहीं एक्टिवेट होते बल्कि स्टीलेट सेल्स भी एक्टिवेट हो जाते हैं। वो स्टीलेट सेल फिर वहां पे स्कारिंग करा देंगे, ठीक है। चलें, तो ये तीन अभी मेन स्टेप्स हमने याद किए जो कि आप समझ लें, इसकी पैथोजेनेसिस समझ लें कि सेल इंजरी हुई, इन्फ्लेमेशन हुई, उसके बाद वहां पे रीजनरेशन हुई। रीजनरेशन में एक तो हेपेटोसाइट का माइटोसिस हुआ, दूसरा वहां पे स्टेम सेल्स ने काम किया और आपने स्टीलेट सेल की एक्टिवेशन की वजह से वहां पे स्कारिंग हो गई। अब इस तरह से आपको लिवर ग्रोथ में नजर आएगा। अगर सिरोसिस हो गई है तो आपको नजर आ रहा है यहाँ पे नोड्यूल्स बने हुए हैं, माइक्रो नोड्यूल भी है यानी छोटे नोड्यूल भी है और मैक्रो नोड्यूल भी है, ठीक है। तो ये इसकी ग्रोथ में आपको अपीयरेंस नजर आती है। तो मोर्फोलॉजी की बात करें तो ग्रोथ में क्या, नोड्यूलर आर्किटेक्चर था। अब नोड्यूलर आर्किटेक्चर में आपको माइक्रो और मैक्रो दोनों नोड्यूल्स मिले हैं और लिवर थोड़ा श्रंकन हो जाएगा क्योंकि लिवर की फिब्रोसिस होनी है ना एट, तो फिब्रोसिस की वजह से लिवर ने श्रंकन हो जाना है। माइक्रोस्कोपी की बात करें तो वही जो पैथोजेनेसिस में स्टेप्स बताए थे ना, उन्हीं के हिसाब से इसकी मोर्फोलॉजी लिखनी है। पहले स्टेप में जब सेल इंजरी हो रही है तो वहां पर आपको क्या मोर्फोलॉजी में मिलेगा कि लॉस ऑफ पैरेन्काइमा। पैरेन्काइमा होता है जो फंक्शनिंग पार्ट हो किसी भी विसरा का। तो अब लिवर का फंक्शनिंग पार्ट उसकी हिपैटोसाइट ही थे ना, तो उनका लॉस होना शुरू हो जाएगा, पैरेन्काइमा का लॉस होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद रीजनरेशन। रीजनरेशन वो वाला स्टेप है जब जो हिपैटोसाइट है वो माइटोसिस कर रहे हैं और जो आपके स्टेम सेल्स हैं लिवर के वो भी डिफरेंशिएट हो रहे हैं किसमें, हिपैटोसाइट्स में। तो वो वाला स्टेप होता है रीजनरेशन। अब उसमें आपको नोड्यूल्स नजर आएंगे और उसमें आपको डक्ट्यूलर रिएक्शन नजर आएगा। तो डक्ट्यूलर रिएक्शन वही है जो मैंने आपको दिखाया था कि यहाँ पर ये वाले जो स्टेम सेल्स होते हैं ये हिपैटोसाइट बनाते हैं, तो क्योंकि डक्ट्यूल की लाइनिंग है तो उसको हम डक्ट्यूलर रिएक्शन कह देते हैं। उसके बाद थर्ड स्टेप क्या था, फिब्रोसिस। रीजनरेशन के बाद फिब्रोसिस होती थी। फिब्रोसिस में फिब्रस बैंड बन जाएंगी, फिब्रस बैंड जाएंगे नोड्यूल्स के अराउंड बनेंगे। नोड्यूल्स अब क्या है, नोड्यूल्स बन रहे थे रीजनरेशन में यानी जो हिपैटोसाइट नहीं बन रहे हैं उनके सराउंडिंग में क्या बन जाएंगे, फिब्रस बैंड्स बन जाएंगे। और उसके बाद जब ये फिब्रोसिस हो जाएगी ना तो लास्ट स्टेप में इसकी रिग्रेशन भी होती है यानी जो फिब्रस सेप्टा है वो थिन हो जाते हैं और आस्ते आस्ते टूट जाते हैं। जब वो टूटते हैं ना तो हमें पता है कि फिब्रस कहाँ पे बन रहे थे, नोड्यूल्स के दरमियान बन रहे थे ये बैंड। जब ये बैंड थिन हो जाएंगे, टूट जाएंगे, तो जो नोड्यूल्स है वापस में मिल जाएंगे और पूरा आइलैंड बना देंगे, ठीक है। तो ये सारी मोर्फोलॉजी है। अब आपको ग्रोथ पिक्चर तो दिखा दी थी ना जिसमें आपको सिर्फ नोड्यूल्स नजर आए। माइक्रोस्कोपी पिक्चर में भी आपको बताया कि यहाँ तो नोड्यूल्स होंगे, ठीक है, ये वाले नोड्यूल्स जो रीजनरेशन की वजह से बन रहे हैं और नोड्यूल्स के दरमियान आपको फिब्रस सेप्टा नजर आएंगे। ये फिब्रस सेप्टा आपको पता है स्टीलेट सेल्स ने बनाए। अब जब ये फिब्रस सेप्टा फोर्थ स्टेज में रिग्रेस होंगे, थिन होते जाएंगे, ब्रेक हो जाएंगे, तो तब हमारे पास क्या होगा, ये नोड्यूल्स आपस में मिलकर आइलैंड बना देंगे। तो ये होगी सारी मोर्फोलॉजी
सिरोसिस की। अब आ जाए हेपेटाइटिस की तरफ। हेपेटाइटिस ना अब क्रोनिक भी होता है, एक्यूट भी होता है। हेपेटाइटिस की टेबल भी मैंने आगे ऐड की, उसमें हम देखेंगे कि कौन सा वायरस है जो कि एक्यूट हेपेटाइटिस कराता है और कौन सा वायरस है जो क्रोनिक कराता है। लेकिन अभी हमने सिर्फ मॉर्फोलॉजी डिस्कस करनी है, तो अभी हम ये देखते हैं कि एक्यूट हेपेटाइटिस की मॉर्फोलॉजी कैसी होती है और क्रोनिक की कैसी होती है। सबसे पहले आप यहाँ पर देखें, आपको ना नॉर्मल पिक्चर तो पता है ना कि यहाँ पर सेंट्रल वेन होती है और यहाँ पर पोर्टल ट्राइएड होती है और दरमियान में ये सारी हेपेटोसाइट्स की लाइनें होती हैं। तो ये होता है हमारे पास लोब्यूल का स्ट्रक्चर, हेपेटिक लोब्यूल का। यहाँ पर पोर्टल ट्राइएड है, यहाँ पर सेंट्रल वेन और यहाँ पर हेपेटोसाइट है, ठीक है। तो ये क्या बन गया, एक हेपेटिक लोब्यूल बन गया। अब जब एक्यूट हेपेटाइटिस होता है ना, तो एक्यूट हेपेटाइटिस में नाम से आपको क्या समझ आ रही है कि इन्फ्लेमेशन हो रही है लिवर की। तो अब इन्फ्लेमेशन कब होती है, जब सेल्स की इंजरी हो, सेल्स को इंजरी होगी, सेल्स को नुकसान पहुंचेगा, फिर वहां पे इन्फ्लेमेशन शुरू होगी ना। जैसे सिरोसिस में भी फर्स्ट स्टेप देखा था। तो हेपेटाइटिस में यही होता है कि हिपेटोसाइट्स को इंजरी होती है, हिपेटोसाइट्स की डेथ होना शुरू होती है। जब हिपेटोसाइट्स की डेथ होना शुरू होती है ना, तो वहां पे इन्फ्लेमेटरी सेल्स आ जाते हैं। अब इन्फ्लेमेटरी सेल्स ना बेसिकली ज्यादातर जो आते हैं ना, वो पहले पोर्टल ट्राइएड की सराउंडिंग्स में आते हैं। अब पोर्टल ट्राइएड की सराउंडिंग में आप इसको ऐसे याद रख सकते हो कि यहाँ पर जो है वो पोर्टल ट्राइएड में आपको आर्टरी भी मिलती है, वेन भी पड़ी होती है। तो इसीलिए यहाँ पर सबसे पहले इन्फ्लेमेटरी सेल्स आते हैं, ठीक है। ब्लड से ही आना होता है ना इन्फ्लेमेटरी सेल्स में। अच्छा, उसके बाद ये एक और चीज याद रखनी होती है कि जो इन्फ्लेमेटरी सेल्स आते हैं ना, वो लिम्फोसाइट्स होते हैं प्रीडोमिनेंटली। अब हम कह रहे हैं कि एक्यूट हेपेटाइटिस की मोर्फोलॉजी पढ़े, तो एक्यूट हेपेटाइटिस में लिम्फोसाइट्स क्यों आएंगे, न्यूट्रोफिल्स को आना चाहिए। बिकॉज हेपेटाइटिस जो है एक वायरल डिजीज है। तो जो वायरल डिजीज होती है उसमें आपके पास प्रीडोमिनेंट लिम्फोसाइट्स ही होते हैं। तो ये चीज याद रखनी है। ये तो मेन फीचर आपको बता दिए ना। अब यहाँ पे मोर्फोलॉजी देखते हैं। तो मोर्फोलॉजी में मैंने कहा कि पहले सेल इंजरी होगी, देन वहां पर इन्फ्लेमेशन होगी। तो सेल इंजरीज में क्या होती है, इसमें आपको अपोप्टोसिस भी मिलेगी, इसमें आपको नेक्रोसिस भी मिलेगी। तो नेक्रोसिस जहां पर होती है ना, वहां पर क्या होता है कि जो हेपेटोसाइट होता है वो वहां से खत्म हो जाता है और उसकी जगह पे मैक्रोफेजेस आ जाते हैं। ये आपको क्लियर पिक्चर नजर आएगी, ये वाली, ठीक है। वहां पर आपको सही नजर नहीं आ रहा था, यहाँ पे आपको नजर आएगा। तो सबसे पहले इस कॉन्सेप्ट को क्लियर करें कि सेल इंजरी में दो काम हो रहे हैं, अपोप्टोसिस भी हो रही है, ठीक है, यानी सेल खुद ब खुद भी डेथ, उनकी प्रोग्राम्ड डेथ हो रही है जिसको अपोप्टोसिस कहते हैं, और दूसरा एक्सीडेंटल डेथ होती है जिसको क्या कहते हैं, नेक्रोसिस। तो जो जहां पे मैक्रोफेजेस एग्रीगेट है ना, वहां पर असल में नेक्रोसिस हो रही है। तो इस नेक्रोसिस को कहते हैं स्पोटी नेक्रोसिस, यानी डिफरेंट जो स्पोर्ट्स है ना, वहां पे नेक्रोसिस स्टार्ट हुई होगी। तो स्पोटी नेक्रोसिस भी हो रही है और अपोप्टोसिस भी हो रही है। जो नेक्रोसिस हो रही है ना, उसमें ये हो रहा है कि जो सिंपल हेपेटोसाइट है वो तो वहां से डिसअपीयर हो जाता है, क्योंकि वो तो नेक्रोसिस उसकी हो जाती है। अब उस नेक्रोटिक जो डेब्रिस होता है वो क्योंकि हार्मफुल होता है दूसरे सेल्स के लिए, ये सारी चीजें हमने प्रीवियस क्लासेस में डिस्कस की हुई है। तो इस डेब्रिस को इनगल्फ करने के लिए वहां पे मैक्रोफेजेस आते हैं। तो जहां पे मैक्रोफेजेस एग्रीगेट होगा ना, असल में वहां पे नेक्रोसिस चल रही है, ठीक है। तो मैक्रोफेजेस एग्रीगेट, इसके अंदर मैक्रोफेजेस होंगे और वहां पर हेपेटोसाइट की तो नेक्रोसिस हो चुकी है, वो आपको नजर नहीं आएगा। तो उसको कहते हैं स्पोटी नेक्रोसिस। दूसरा डेथ की टाइप है वो अपोप्टोसिस है। तो जहां पे अपोप्टोसिस है वहां पे आपको हाईली इओसिनोफिलिक बॉडीज नजर आएंगी, जैसे यहाँ पर डार्क बॉडीज दिखाई गई है, इसको कहते हैं कॉन्सिलमैन बॉडीज। तो मोर्फोलॉजी में कॉन्सिलमैन बॉडी याद रखनी है, यानी अपोप्टोसिस हो रही है, और स्पोटी नेक्रोसिस याद रखनी है। तीसरा ना आपको बेलूनिंग डिजनरेशन भी नजर आती है। बेलूनिंग डिजनरेशन क्या होता है कि जो हेपेटोसाइट है, जो लिवर का सेल है, वो डिस्टेंड हो जाता है बेलून की तरह, ठीक है। तो बेलूनिंग डिजनरेशन। अब इतनी तरह की सेल इंजरी हो रही है, इस इंजरी की वजह से वहां पर इन्फ्लेमेशन होगी। इन्फ्लेमेशन सबसे ज्यादा कहां पर होगी, पोर्टल ट्राइएड वाले एरिया में, ठीक है। और सबसे ज्यादा सेल्स कौन से होंगे, प्रीडोमिनेंटली लिम्फोसाइट्स। तो अब इस मोर्फोलॉजी को रीड करते हैं, समझ तो हमें आ गई है सारी। तो मोर्फोलॉजी को रीड करें अगर, तो ग्रोस में आपको एक्यूट हेपेटाइटिस में लिवर क्या नजर आएगा, थोड़ा सा श्रंकन नजर आ सकता है, ठीक है। लिवर थोड़ा सा श्रंकन हो गया। माइक्रोस्कोपी ज्यादा मुश्किल है याद रखना, लेकिन हमें उसकी समझ आ गई है। सबसे पहले तो जो एक्यूट है ना, उसमें लोब्यूलर हेपेटाइटिस होता है, इंटरफेस हेपेटाइटिस नहीं होता। लोब्यूलर का मतलब है कि जितनी भी सेल इंजरी है, ये सारा काम जो भी चल रहा है इन्फ्लेमेशन वाला, ये सिर्फ लोब्यूल में, हेपेटिक लोब्यूल में चल रहा है, ठीक है। इंटरफेस होता है कि जो हेपेटिक लोब्यूल खत्म होगा, ठीक है। अब जहां पर उसका इंटरफेस है वहां पर कोई इन्फ्लेमेशन नहीं है, सारे लोब्यूल के अंदर है, ठीक है। लेकिन जो क्रोनिक हम देखेंगे ना, क्रोनिक हेपेटाइटिस, उसमें इंटरफेस पे भी हो रही होगी सेल इंजरी और इन्फ्लेमेशन, और उसमें लोब्यूल के अंदर भी होगी। लेकिन एक्यूट में याद रखना है कि जितनी भी हेपेटाइटिस है, यानी जितनी भी इन्फ्लेमेशन है या सेल इंजरी है, वो लोब्यूल के अंदर चल रही है। उसके बाद कितनी तरह की मैंने आपको सेल इंजरी और सेल डेथ बताई थी। एक तो बेलूनिंग डिजनरेशन था, दूसरा स्पोटी नेक्रोसिस। स्पोटी नेक्रोसिस में क्या था कि वहां पर आपको ड्रॉप आउट ऑफ हेपेटोसाइट, यानी हेपेटोसाइट वहां पे नजर नहीं आता और वहां पर आपको सीक्वेंसिंग माइक्रोफेजेस नजर आते हैं। और तीसरा एपोप्टोसिस था। एपोप्टोसिस में आपको नजर आया था कि हाईली इओसिनोफिलिक बॉडी थी, जो डार्क सी थी, वो कॉन्सिलमैन बॉडीज थी, ठीक है। तो तीन तरह की सेल इंजरीज होती है, सेल डेथ होती है, ये आपने देखा था। अच्छा, उसके बाद ना आपको माइक्रोस्कोपी में ये भी चीज मेंशन करनी है कि सेल इंजरी तो हो रही है, सेल डेथ तो हो रही है, लेकिन उसके साथ इन्फ्लेमेशन भी है। इन्फ्लेमेशन में जो मेन सेल्स है ना, वो मोनोन्यूक्लियर सेल है, यानी लिम्फोसाइट, मैक्रोफेजेस वगैरह है। वैसे तो ये क्रोनिक इन्फ्लेमेशन के सेल्स हैं, हमें सबको पता है, लेकिन क्योंकि हेपेटाइटिस एक वायरल इलनेस है, तो इसमें आपको मोनोसाइट्स ही नजर आएंगे, ज्यादा मोनोन्यूक्लियर सेल्स ही। चले, ये होगी हेपेटाइटिस, एक्यूट हेपेटाइटिस की मोर्फोलॉजी, ठीक है। आपको मैंने पिक्चर भी दिखा दी। अब आ जाए क्रोनिक हेपेटाइटिस की तरफ। क्रोनिक हेपेटाइटिस में ना तकरीबन वही वाली चीजें हैं। एक तो ये चीज ऐड करनी है कि इसमें लोब्यूल के साथ साथ इंटरफेस पे भी इन्फ्लेमेशन चल रही है, ये चीज ऐड करनी है। उसके बाद इसमें भी डेथ वैसे ही हो रही है, अपोप्टोसिस में कॉन्सिलमैन बॉडीज बन रही हैं और ड्रॉप ऑफ नेक्रोसिस हो रहा है। लेकिन अब आपको पता है कि हेपेटाइटिस बी और सी जो है ना, ये क्रोनिक हेपेटाइटिस करवा देते हैं,
हेपेटाइटिस ए का तो यूजुअली अक्यूट ही होता है, लेकिन जो बी और सी है ना ये क्रोनिक हेपेटाइटिस करवा देते हैं। तो इनके कुछ कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स हैं जो हमें एज इट इज याद करने हैं। लाइक हेपेटाइटिस बी है ना, ये ग्राउंड क्लास हेपेटोसाइट बनाता है। ग्राउंड क्लास हेपेटोसाइट क्यों बन जाता है? इसके एंटीजन की वजह से हमें ऐसी अपीयरेंस मिल रही होती है जैसे ग्राउंड क्लास अपीयरेंस, ठीक है। ये हेपेटाइटिस बी का फीचर है। हेपेटाइटिस सी का फीचर क्या है कि इसमें आपको फैटी चेंजेस नजर आते हैं सेल्स में, ठीक है। हेपेटाइटिस सी में आपको क्या नजर आते हैं? फैटी चेंजेस। तो ये जो कैरेक्टरिस्टिक फीचर है ना, दोनों के आपने याद रखने। इसके अलावा क्रोनिक में क्या है? इंटरफेस इन्फ्लेमेशन है, लोब्यूल की इन्फ्लेमेशन, आपको मोनोन्यूक्लियर सेल्स नजर आ रहे हैं, फिब्रोसिस नजर आएगी। अच्छा, ये भी एक एक्स्ट्रा पॉइंट याद रखने कि क्रोनिक हेपेटाइटिस में ना इतनी ज्यादा फिब्रोसिस होती है, फिब्रस टिश्यू बहुत ज्यादा बनता है। वो फिब्रोसिस सबसे पहले तो पोर्टल ट्रैक्ट के रीजन में बनेगी ना, क्योंकि आपने देखा था कि सबसे ज्यादा इन्फ्लेमेशन भी पोर्टल ट्रैक्ट के रीजन में हो रही थी। तो उसी रीजन में सबसे पहले फिब्रोसिस होगी, उसके बाद वो फिब्रोसिस जो है ना वो ब्रिजिंग फिब्रोसिस हो जाएगी। ब्रिजिंग का क्या मतलब है कि पोर्टल ट्रैक्ट से लेकर सेंट्रल वेन तक फिब्रोसिस जाएगी, तो ब्रिज बना देगी, ठीक है। अच्छा, अभी इसकी पिक्चर देख लेते हैं। सबसे पहले तो देखें कि ये आपके पास नॉर्मल हिपैटोसाइट है। नॉर्मल में क्या होता है, बल्कि नॉर्मल हिपैटिक लोब्यूल है। नॉर्मल में क्या होता है कि ये पोर्टल ट्राइड है, जिसमें आपको वेन नजर आ रही है, आर्टरी नजर आ रही है, एक बाइल डक्ट नजर आ रही है, ठीक है, जिसको इंटरलोब्यूलर बाइल डक्ट कहते हैं क्योंकि लोब्यूल के अंदर है। उसके अलावा आपको ये हेपेटोसाइट्स की लाइन नजर आ रही है, सारी हेपेटोसाइट्स हैं, और यहाँ पर आपको सेंट्रल वेन नजर आ रही है। तो ये हेपेटिक लोब्यूल नॉर्मल है। अब जब क्रोनिक हेपेटाइटिस होगी तो उसकी जो आप समझ लीजिए अपीयरेंस है वैसी हो जाएगी। सबसे पहले तो आप ये वाला एरिया देखेंगे, यहाँ पर ये एरिया ऐसा था, और यहाँ पर इन्फ्लेमेशन में ये एरिया देखें जो पोर्टल ट्राइड वाला, यहाँ पे आपको बहुत ज्यादा मोनोन्यूक्लियर सेल्स नजर आते हैं, ठीक है, इन्फ्लेमेशन नजर आती है। और क्योंकि ये क्रोनिक हेपेटाइटिस है तो इस एरिया में हमें फिब्रोसिस भी नजर आएगी। तो सबसे पहले फिब्रोसिस इसी एरिया में होगी, ठीक है। उसके बाद हेपेटोसाइट में आपको क्या नजर आएगा? हेपेटोसाइट में आपको नेक्रोसिस नजर आएगी, जो स्पोटी नेक्रोसिस होती है। इसके अलावा आपको कॉन्सिमेंट बॉडी यानी एपोप्टोसिस भी नजर आएंगी, ठीक है। और जो इसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर है ना क्रोनिक का, वो ये है कि ब्रिजिंग फिब्रोसिस हो जाती है, यानी पोर्टल ट्राइड से लेकर सेंट्रल वेन तक इसका ब्रिज बन जाता है फिब्रोसिस का। तो ये होगी क्रोनिक हेपेटाइटिस। अब यहाँ पे मैंने दोनों को कंपेयर करने के लिए पिक्चर ऐड की थी, एक्यूट और क्रोनिक को। एक्यूट में क्या है, बार बार मैं वही चीजें बता रही हूँ कि आपने इंजरी याद रखनी है, डेथ याद रखनी है। अब प्रोसेस हो रही है, कॉन्सिमेंट बॉडीज बन रही है, स्पोटी नेक्रोसिस है जिसमें सिक्वेंजिंग माइक्रोफिलिस नजर आएंगे, और इसके अलावा बेलूनिंग डिजनरेशन है। तो ये तीन चीजें हमें एक्यूट में नजर आएंगी। एक्यूट में इन्फ्लेमेशन जरा थोड़ी ही होती है, लेकिन होती पोर्टल ट्राइड के रीजन में ही है, ठीक है। और इसमें ज्यादातर आपको मोनोन्यूक्लियर इन्फिल्ट्रेट नजर आता है, लेकिन वो क्रोनिक की निस्बत कम होता है, ठीक है। अब जरा क्रोनिक की तरफ आ जाए, इसमें बहुत ज्यादा आपको इन्फिल्ट्रेट नजर आ रहा है, और वो इन्फिल्ट्रेट जो है मोनोन्यूक्लियर सेल है, लिम्फोसाइट, मैक्रोफेजेस वगैरह, और डेंस इन्फिल्ट्रेट है। इसके अलावा इस एरिया में आपको पोर्टल फिब्रोसिस भी नजर आ रही है। तो सबसे पहले फिब्रोसिस पोर्टल ट्राइड वाले एरिया में ही होती है, पोर्टल फिब्रोसिस होती है। उसके बाद ये फिब्रोसिस क्या करती है, ब्रिज बना देती है, सेंट्रल वेन की तरफ चली जाती है। तो फिर हम इसको कहते हैं ब्रिजिंग नेक्रोसिस, और फिर ब्रिजिंग नेक्रोसिस के बाद हमें बन जाएगी ब्रिजिंग फिब्रोसिस। तो ब्रिजिंग फिब्रोसिस और पोर्टल फिब्रोसिस ये दोनों क्रोनिक में याद रखने हैं। उसके अलावा क्रोनिक में भी हेपेटोसाइट के साथ वही कुछ हो रहा है कि एपोप्टोसिस हो रही है और स्पोटी नेक्रोसिस है, लेकिन दो कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स बताए थे मैंने। वो कैरेक्टरिस्टिक फीचर क्या थे कि हेपेटाइटिस बी की जब बात करते हैं तो जो सेल्स है ना वो ग्राउंड ग्लास अपीयरेंस देते हैं एंटीजन की वजह से, एचबीएस यानी जो सरफेस एंटीजन है हेपेटाइटिस बी का, उसकी वजह से। और जो हेपेटाइटिस सी है इसमें आपको फैटी चेंजेस नजर आते हैं सेल्स में। तो ये दो कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स आपने क्रोनिक हेपेटाइटिस के लिए याद रखने हैं। बाकी वही चीजें यहाँ पर डिक्टुलर रिएक्शन मेंशन किया। डिक्टुलर रिएक्शन आपको समझाया था कि जो हेपेटोसाइट्स होते हैं ना, यहाँ पर तो हेपेटोसाइट्स हैं, आप अगर यहाँ पर देखिए तो ये सारी हेपेटोसाइट की लाइन है ना, तो बिल्कुल इसी तरह इस सेंट्रल वेन की तरफ भी इसी तरह से लाइन होती है। लेकिन वो आहिस्ता आहिस्ता जब पोर्टल ट्राइड के पास पहुंचते हैं ना, तो हेपेटोसाइट की जगह पर कौन आ जाते हैं? पहले तो स्टेम सेल्स आते हैं, स्टेम सेल्स के बाद डक्ट्यूलर के लाइनिंग वाले सेल्स आ जाते हैं, ठीक है। तो जब कभी हेपेटोसाइट की डेथ हो रही है तो डक्ट्यूलर रिएक्शन शुरू हो जाएगा, यानी वो जो वहां पर स्टेम सेल्स मौजूद थे वो क्या करेंगे, हेपेटोसाइट बनाना शुरू कर देंगे। तो वो भी आप, क्योंकि यहाँ पर भी सेल इंजरी है, सेल डेथ है, तो डक्ट्यूलर रिएक्शन आपको क्रोनिक हेपेटाइटिस में भी नजर आएगा। चले, उसके बाद हमने हेपेटाइटिस को डिटेल में डिस्कस कर लिया, एक्यूट को भी, क्रोनिक को भी, सिरोसिस की भी बात कर ली। अब हम लीवर में जिस चीज की बात करेंगे दैट इज अल्कोहलिक लीवर डिजीज, ठीक है। और अल्कोहलिक लीवर डिजीज में क्या होगा कि जो फैट अकोमुलेशन होगी, सबसे जरूरी चीज आप ये याद रख लें कि जब एक पर्सन है वो बहुत ज्यादा अल्कोहल का इंटेक कर रहा है तो उसके लीवर में फैट अकोमुलेशन शुरू हो जाएगी। अब उस फैट अकोमुलेशन की वजह से भी आहिस्ता आहिस्ता हेपेटोसाइट का डैमेज होगा, हेपेटोसाइट में इन्फ्लेमेशन होगी। तो सबसे पहला स्टेप तो इसमें क्या होता है, स्टीटोसिस, यानी जो सेल्स होते हैं ना, हेपेटोसाइट्स होते हैं, उनमें फैट अकोमुलेट होती है, उसको स्टीटोसिस कहते हैं। उसके बाद स्टीटोहेपेटाइटिस। स्टीटोहेपेटाइटिस का क्या मतलब है कि वहां पर इन्फ्लेमेशन शुरू हो गई है ना, इंजरी शुरू हो गई। हेपेटाइटिस ये था ना कि सेल इंजरी, सेल डेथ, इन्फ्लेमेशन, ये दो तीन चीजें डिस्कस की थी। तो अब वो फैट अकोमुलेशन की वजह से यहाँ पे हेपेटाइटिस स्टार्ट हो गया, तो उसको हम कहेंगे स्टीटोहेपेटाइटिस। और थर्ड स्टेप क्या होगा, स्टीटोफिब्रोसिस, यानी वहां पर अब सेल इंजरी और सेल डेथ के बाद फिब्रोसिस हो जाएगी। तो ये तीन स्टेप सिर्फ आपने याद रखने हैं अल्कोहलिक लिवर डिजीज के लिए। ग्रोथ की बात करें तो इसमें आपको हेपेटाइटिस में ग्रोथ में लिवर जो है वो श्रंकन नजर आ रहा था, लेकिन अल्कोहलिक लिवर डिजीज में आपको इनलार्ज नजर आएगा। इसके अलावा ग्रीसी और येलो हो जाएगा क्योंकि फैट अकोमुलेट हो रही है। माइक्रोस्कोपी की बात करें तो वही तीन स्टेप्स है, हेपेटिक स्टीटोसिस है, स्टीटोहेपेटाइटिस है, ठीक है, और उसके बाद लास्ट वन क्या था, फिब्रोसिस है। और ये अल्कोहलिक लिवर डिजीज एडेंट सिरोसिस की तरफ भी जा सकती है, हेपेटाइटिस भी एडेंट सिरोसिस की तरफ जा सकता है। क्योंकि सिरोसिस क्या होती है, सिरोसिस में ये चीजें होती है ना कि पहले सेल डेथ होती है, इन्फ्लेमेशन होती है, देन रीजनरेशन होती है, देन फिब्रोसिस होती है। तो इसीलिए ये चीजें एडेंट सिरोसिस की तरफ जा सकती है, यानी लिवर पूरे का पूरा नोड्यूल्स बन जाएंगे, लिवर में फिब्रस बैंड बन जाएंगे, उसी को हम सिरोसिस कहते हैं।
अच्छा, तो यहाँ पे स्टेप्स की बात करते हैं। सबसे पहले क्या था, फैटी लिवर होगा, स्टीटोसिस होगा, यानी लिवर में आपको हिपेटोसाइट्स में आपको लिपिड के ड्रॉपलेट्स नजर आएंगे। ये ड्रॉपलेट्स आपस में मिलकर लार्ज ड्रॉपलेट्स भी बना सकते हैं, ठीक है। तो ये सबसे पहला फीचर है। अब आपको माइक्रोवेसिकुलर भी नजर आएगा और माइक्रोवेसिकुलर भी, यानी जो स्टीटोसिस हो रही है वो माइक्रोवेसिकुलर भी होगी, बड़ी वेसिकल्स, और माइक्रोवेसिकुलर भी होगी। स्टीटोसिस के बाद हेपेटाइटिस होगा। हेपेटाइटिस में दो तीन चीजें तो वही है कि बिलोनिंग डिजनरेशन हो रही है, इसके अलावा वहाँ पे स्पोर्टी नेक्रोसिस है, वहाँ पे कॉन्सिनल बॉडी एनिप्टोसिस है, ये तो चीजें वही है ना हेपेटाइटिस वाली। एक चीज और इसमें ऐड होती है कि जो हेपेटोसाइट है ना उनमें फैट ड्रॉपलेट है, इसकी वजह से उनको मलरी डंक बॉडीज कहते हैं, ठीक है। उनकी जो अपीयरेंस है ना वो हाईलीन हो जाती है क्योंकि उनमें फैट अकोमुलेट हो गई है, तो उसको मैलोरी डंक बॉडीज कहते हैं। तो मैलोरी डंक, इसको ऐसे याद रख लो कि मैलोरी जो था वो एक पर्सन था और ये अल्कोहल इंटेक करता था बहुत ज्यादा, तो मैलोरी जो है वो अल्कोहल इंटेक करता था, इसलिए मैलोरी के लीवर में मैलोरी डंक बॉडीज बन जाएंगी फैट ड्रॉपलेट्स की वजह से, ठीक है। तो ये सिर्फ एक नया फीचर है जो आपने याद रखना है। उसके अलावा इसमें इन्फ्लेमेशन होगी, क्योंकि ये हेपेटाइटिस जो है ये वायरल कोर्स की वजह से नहीं हो रहा, इसलिए इसमें आपको न्यूट्रोफिल भी नजर आएंगे, तो न्यूट्रोफिल भी है, लिम्फोसाइट भी है, ठीक है, इन्फ्लेमेशन में। और एक चीज और याद रखनी है कि जब इसमें इन्फ्लेमेशन भी हो गई, यानी पहला स्टेप था स्टीटोसिस, उसके बाद हेपेटाइटिस, उसके बाद जब फिब्रोसिस की बात आएगी ना कि फिब्रोसिस हो रही है, तो उसमें आपको एक अपीयरेंस मिलती है चिकन वायर अपीयरेंस। चिकन वायर अपीयरेंस क्या होता है कि जो फिब्रोसिस है ना वो पेरीसेलुलर और पेरीवेन्युलर स्टार्ट हो जाती है। इसका क्या मतलब है, आप लोगों को ये पिक्चर याद है तो मैंने आपको दिखाई थी, ये वाली, ये वाली। अब ये नॉर्मल हिपेटोसाइट था। अब लेट्स सपोज कि इसमें अल्कोहल इंटेक की वजह से अल्कोहल लिवर डिजीज स्टार्ट होगी, तो ये जो पेरीसेलुलर स्पेस है ना, यानी ये वाली जो स्पेस है, ये वाली जो स्पेस है पेरीसेलुलर सेल्स के दरमियान में, और यहाँ जो वेन के साथ है पेरीवेन्युलर स्पेस, इस स्पेस में सबसे पहले ना फिब्रोसिस स्टार्ट हो जाती है। तो उसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं चिकन वायर अपीयरेंस। फिर जब आहिस्ता आहिस्ता ये फिब्रोसिस पूरी पोर्टल ट्राइएड से लेकर सेंट्रल वेन तक आ जाएगी, तो फिर इसको भी हम एडेंट ब्रीजिंग फिब्रोसिस ही कहेंगे, जैसे क्रोनिक में देखा था ब्रीजिंग फिब्रोसिस को। लेकिन जब स्टार्टिंग में ये थोड़ी थोड़ी जगह पर होगी ना, यहाँ पर थोड़ी सी हो गई, यहाँ पर थोड़ी सी हो गई, तो उसको कहते हैं चिकन वायर अपीयरेंस, ठीक है। तो ये चीज याद रखनी है। दो तीन मैंने कैरेक्टरिस्टिक फीचर बताए। सबसे पहले मैंने मेमोरी डंक बॉडीज का बताया, अब चिकन वायर अपीयरेंस का बताया, ठीक है। और बाद में चिकन वायर अपीयरेंस भी एडेंट प्रोग्रेस होकर ब्रिजिंग फिब्रोसिस ही बनाएगी। चलें, अल्कोहल लिवर डिजीज को डिस्कस कर लिया। अब आपके पास जो है ये मेमोरी डंक बॉडीज की भी मैंने आपको पिक्चर दिखा दी। अब हम बात करते हैं हिपेटोसेलुलर कार्सिनोमा की। हिपेटोसेलुलर कार्सिनोमा क्या होता है कि अगर लिवर में कार्सिनोमा बन जाए। अब लिवर में कार्सिनोमा क्यों बनेगा, या तो हेपेटाइटिस की वजह से, क्रोनिक हेपेटाइटिस था वो ठीक नहीं हुआ, उसको ट्रीट नहीं किया गया, तो वो एडेंट कार्सिनोमा बना दिया, ठीक है। तो इसके आपने याद रख लेना कि इसकी एटियोलॉजी क्या है। लेकिन हिपेटोसेलुलर कार्सिनोमा की मोर्फोलॉजी ही बेसिकली हमने इस वीडियो में डिस्कस करनी है। तो मोर्फोलॉजी में ना इसके आपने पैटर्न याद रख लेने हैं। या तो यूनिफोकल मैस होगा, एक सिंपल आपको मैस नजर आएगा, वो मैस मल्टीफोकल भी हो सकते हैं, ठीक है, मल्टीपल मैसेस भी नजर आ सकते हैं, या ये डिफ्यूजली इन्फिल्ट्रेटिव होगा। तो ये तीन तरह के पैटर्न है, यूनिफोकल, मल्टीफोकल और डिफ्यूजली इन्फिल्ट्रेटिव। अब जितने भी इसके पैटर्न हो, चाहे वो यूनिफोकल हो चाहे मल्टीफोकल हो, कोई भी पैटर्न हो, वो सारे पैटर्न जो है वो वास्कुलर चैनल्स की इन्वेजन करते हैं। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कि वो हेमेटोजेनिक स्प्रेड शो करेंगे, वेसल्स में आ जाएंगे, वेसल्स से कैंसर स्प्रेड कर सकते हैं, तो हेमेटोजेनिक स्प्रेड शो करते हैं क्योंकि वास्कुलर चैनल्स को इन्वेड कर लेते हैं। अब यहाँ पर अगर मोर्फोलॉजी को बात करें तो वही बात है कि आपको सिंगल मैस नजर आ सकता है, मल्टीपल मैसेज नजर आ सकते हैं और डिफ्यूजली इन्फिल्ट्रेटिव हो सकते हैं। तो ये तो इसकी पैटर्न हो गया ना सिंपल। और इसके अलावा इसका कलर आपको पेल येलो मिल सकता है, अगर फैटी चेंजेस है उनकी वजह से कार्सिनोमा बना है तो पेल येलो होगा, कोलेस्टेसिस की वजह से आपको ग्रीन कलर भी मिल सकता है। अब ये जो कार्सिनोमा है ना, यहाँ तो ये वेल डिफरेंशिएटेड होगा। वेल डिफरेंशिएटेड का क्या मतलब है, इसके सेल्स जो है वो हिपेटोसाइट जैसे ही होंगे। यहाँ ये पोली डिफरेंशिएटेड होगा। पोली डिफरेंशिएटेड का क्या मतलब है, उसमें एटीपिया होगा, ठीक है। ग्रोथ पैटर्न इसमें प्लेट्स भी बना सकते हैं, ट्रेबिकुलाई भी बना सकते हैं। तो यहाँ तक तो सिंपल चीजें ना, सिर्फ याद करने वाली। लेकिन जो फिब्रोलैमिलर वेरिएंट इसका एक होता है ना, इसमें क्या होता है, इसमें लैमिला बनते हैं, नाम से पता चल रहा है लैमिला। और वो लैमिला किसकी है, फिब्रो से क्या पता चल रहा है कि वो कोलेजन के हैं, तो डेंस कोलेजन बंडल्स जो है ना वो लैमिला बना देते हैं। तो सिर्फ एक इसमें कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, बाकी इसमें सिंपल पॉलीगोनल सेल्स हैं, उसमें वेसिकुलर न्यूक्लियाई होगा, उसमें न्यूक्लियोलाई होंगे। तो ये तो चीजें सिंपल है, लेकिन ये चीज याद रखनी है कि इसमें जो लैमिला बनते हैं ना वो डेंस कोलेजन बंडल्स के बनते हैं। तो ये इसका वेरिएंट मेंशन कर देना, बाकी आपने इसके पैटर्न्स बता देने। अब आ जाती है जी लेबोरेटरी वैल्यूएशन ऑफ लिवर डिजीज। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कि हमें अब देखना होता है कि लिवर में किस तरह की डिजीज चल रही है। क्या लिवर के सेल्स की डेथ हो रही है, सेल्स की इंजरी हो रही है, या जो लिवर में एक्सक्रीशन का नॉर्मल फंक्शन चल रहा होता है कि लिवर के जो सेल्स हैं हिपेटोसाइट्स जो वो बाइल बनाते हैं, देन बाइल्स को वो सिक्रीट करते हैं बाइल डक्ट्यूल में, देन वो बाइल डक्ट बन जाती है। बाइल डक्ट पहले इंफ्रालोब्यूलर बनती है, फिर एक्स्ट्रालोब्यूलर बनती है, फिर एट द एंड जो है वो बाइल डक्ट जाके आपकी इंटेस्टाइन में ड्रेन कर जाती है। तो ये जो सारा फंक्शन है लिवर का, बाइल बनाना और बाइल को सिक्रीट करना, अगर इस फंक्शन में कोई मसला आ जाए और बाइल ना पहुंचे इंटेस्टाइन तक, तो उसको हम कैसे असेस कर सकते हैं, कैसे इवेलुएट कर सकते हैं। और तीसरा मसला लिवर में आ सकता है कि जो लिवर का सिंथेटिक फंक्शन है, यानी लिवर ने बहुत सारी प्लाज्मा प्रोटीन्स बनानी होती है, लिवर ने क्लोटिंग फैक्टर्स बनाने होते हैं, या लिवर ने मेटाबॉलिज्म करना होता है। तो अगर उसमें हमने असेस करना हो, इवेलुएट करना हो, वो हम कैसे करेंगे। तो सबसे पहले अगर हमने ये देखना हो कि क्या हिपेटोसाइट्स की डेथ हो रही है, क्या हिपेटोसाइट्स की इंजरी हो रही है, तो हम कुछ एंजाइम्स को देखेंगे। ये एंजाइम्स नॉर्मली हिपेटोसाइट्स में मौजूद होते हैं, लेकिन जब हिपेटोसाइट्स की इंजरी होना शुरू हो जाए, डेथ होना शुरू हो जाए, तो ये एंजाइम बाहर सीरम में आ जाते हैं। तो सीरम लेवल इनका चेक करेंगे, अगर इनका सीरम लेवल इंक्रीज होगा तो हमें समझ आ जाएगी हेपेटाइटिस चल रहा है, यानी सेल्स की
डेथ हो रही है, सेल्स की इंजरी हो रही है, ठीक है। तो अब वो कौन कौन से एंजाइम है, सबसे पहले तो एस्पार्टेट अमाइनो ट्रांसफरेज, इसका सीरम लेवल चेक करेंगे एएसटी का, फिर एएलटी का एलानीन अमाइनो ट्रांसफरेज, ठीक है, और तीसरा लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेज। तो ये तीन एंजाइम है जो हेपेटोसाइट इंटेग्रिटी को इवैल्यूएट करने के लिए यूज होते हैं। सीरम एस्पार्टेट अमाइनो ट्रांसफरेज, सीरम एलानिन अमाइनो ट्रांसफरेज और सीरम लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेज। उसके बाद अगर बिलियरी एक्सक्रीटरी फंक्शन की बात करें, यानी हमने ये देखना है कि क्या बाइल नॉर्मली लिवर बना रहा है, और अगर नॉर्मल बना रहा है तो क्या वो उसको इंटेस्टाइन तक लेकर जा रहा है, यानी उसको नॉर्मली इंटेस्टाइन में एक्सक्रीट किया जा रहा है। तो ये चेक करने के लिए सबसे पहले हम सीरम में बिलिरुबिन का लेवल देखेंगे। अब अगर सीरम में अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन का लेवल इंक्रीज होगा तो समझ आ जाएगी कि लीवर जो है वो बाइल को कॉन्जुगेट नहीं कर रहा, ठीक है। अगर कॉन्जुगेटेड का लेवल इंक्रीज होगा तो समझ आ जाएगी कि लीवर कॉन्जुगेट तो कर रहा है लेकिन वो उसको इंटेस्टाइन में एक्सक्रीट नहीं कर रहा, ठीक है। अच्छा, तो सीरम में बिलिरुबिन का लेवल चेक किया जाएगा, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों। फिर यूरिन में बिलिरुबिन का लेवल चेक किया जाएगा, और सीरम में बाइल एसिड का लेवल भी चेक करना है। बाइल एसिड और बाइल ये दोनों चीजें मिलकर जानी होती हैं इंटेस्टाइन में, ठीक है, और लीवर ही दोनों चीजों को बेचता है। तो हमने बाइल एसिड का लेवल भी चेक करना है, बिलिरुबिन का भी। उसके अलावा एक चीज यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपके ना कुछ एंजाइम होते हैं जो बाइल में अगर बिलियरी डक्ट में मसला हो ना तब रिलीज होते हैं। ये वाले तीन तो थे ना कि अगर हेपेटोसाइट की इंजरी हो, लेकिन कुछ बाइल इंजरी, बाइल डक्ट की इंजरी में भी रिलीज होते हैं। उनमें एक होता है सीरम अल्कलाइन फॉस्फेटेज, इसका लेवल सीरम में देखना है। दूसरा होता है गैमा ग्लूटामाइल ट्रांसपेप्टाइडेज। अब यहाँ पे मजे की चीज ये है कि जो अल्कलाइन फॉस्फेटेज है ना, ये बोन इंजरीज में भी आता है, यानी बोन रिलेटेड जो डिजीज है ना उनमें भी अल्कलाइन फॉस्फेटेज आपको लेवल राइज मिलेगा, जैसे ऑस्टियोपोरोसिस वगैरह हम डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पर जो डिफरेंशिएटिंग चीज होती है ना, ये गैमा ग्लूटामाइल ट्रांसपेप्टाइडेज होता है, कि ये आपको बोन इंजरीज में नहीं मिलेगा, ये आपको बोन रिलेटेड डिजीज में नहीं मिलेगा। तो जब आप पेशेंट का सीरम लेवल देखते हो कि अल्कलाइन फॉस्फेटेज लेवल तो इंक्रीज है, तो आपका जो डिफरेंशियल डायग्नोसिस है वो बोन इंजरीज का भी बन जाएगा, बोन रिलेटेड डिजीज का भी बन जाएगा, और बिलियरी डक्ट रिलेटेड डिजीज का भी बन जाएगा। लेकिन फिर आप उसका गैमा ग्लूटामाइल जीजीटी लेवल देखोगे, तो जीजीटी लेवल अगर राइज होगा ना तो इसका मतलब है उसको कोई बिलियरी एक्सक्रीटरी फंक्शन से रिलेटेड मसला है, ठीक है। चले तो बिलिरुबिन देखेंगे और ये एंजाइम्स देखेंगे। अब आ जाए सिंथेटिक फंक्शन असेस करने के लिए। अगर हमने लिवर की सिंथेटिक फंक्शन असेस करनी है तो हम ये देखेंगे कि जो लिवर प्रोटीन्स नॉर्मली बना रहा होता है, लाइक सी हमारी प्लाज्मा प्रोटीन्स, एल्ब्यूमिन वगैरह, तो उसके लेवल चेक करेंगे। कोएगुलेशन फैक्टर भी लिवर से बनते हैं, तो कोएगुलेशन फैक्टर को कैसे असेस कर सकते हैं, पीटीटी से, यानी प्रोथ्रोम्बिन टाइम और पार्शियल थ्रोम्बोप्लास्टिन टाइम से। इसके अलावा हम हेपेटोसाइट मेटाबॉलिज्म किस चीज का करता है, लिवर अमोनिया का मेटाबॉलिज्म करता है, तो अमोनिया का लेवल असेस करेंगे। अगर अमोनिया का लेवल बहुत ज्यादा हो रहा है ब्लड में, तो इसका मतलब है लिवर अपना फंक्शन नहीं कर रहा, ठीक है। तो ये चीजें होती हैं जो हेपेटोसाइट के फंक्शन को असेस करती हैं, ये चीजें होती हैं जो हेपेटोसाइट की बिलियरी एक्सक्रीटरी फंक्शन को असेस करती हैं, और ये चीजें हैं जो हेपेटोसाइट की इंटीग्रिटी, यानी सेल्स ठीक है या सेल्स की इंजरी हो रही है, सेल्स की डेथ हो रही है, ठीक है। चलें, उसके बाद जो है ये एक टेबल है, तो यहां से भी हम नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं इंशाल्लाह।